हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आपका अध्याय पहला है। यहाँ पर हम समय की शुरुआत से अध्याय को देखेंगे। देखिए, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसी वजह से मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो आज आप यहाँ पर इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपके सामने आपका अध्याय पहला है। अगर आपको इस अध्याय को और अच्छे तरीके से समझना है तो आप क्या करिए, क्लास 11 की जो आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की किताब है ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर नंबर 2 जो है, तो चैप्टर नंबर 2 में एक टेबल दी हुई है और उस टेबल का नाम है भूवैज्ञानिक काल मापक्रम। उस टेबल को अगर आप एक बार देख लेंगे तो ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैंने आपके चैनल पर उस किताब से संबंधित नोट्स बनवा दिए हैं, आप चाहे तो अपने नोट्स में देख सकते हैं। तो जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम वाला टेबल है उसमें ये बताया गया है किस तरह से बिग बैंग की घटना घटित हुई है, उसके बाद सुपरनोवा विस्फोट हुआ है, तारों की उत्पत्ति हुई है, हमारी जो सौरमंडल है, सौरमंडल में सूर्य का अस्तित्व आया है, साथ ही साथ आपके जो अन्य ग्रह हैं वो बने हैं। फिर उसमें ये बताया गया कैसे जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। यानी आज आप जिस प्रकार के पृथ्वी पर जीव देख रहे हैं वो अपने आप में एक बार में नहीं आ गए हैं, बल्कि उनको बनने में, उनके विकास को होने में करोड़ों वर्षों का समय लगा है। पृथ्वी पर सबसे पहले कई जोड़ों वाले जीव आए हैं, उसके कई साल बाद यानी कई करोड़ों साल के बाद जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव आए हैं। उसके करोड़ों साल बाद फिर उभयचर प्राणी आए। उभयचर का मतलब होता है स्थल और जल दोनों पर रहने वाले। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे करके विकास हुआ है और ऐसे करके करते बाद में फिर मानव भी आया है। और मानव का जो रूप आप देख रहे हैं वो रूप कोई 1 या 2 साल में तैयार नहीं हुआ है, उसको तैयार होने में भी लाखों सालों का समय लगा है। तो हम इस चैप्टर के माध्यम से वही जानेंगे कि आज हम जो आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस देख रहे हैं वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया है। देखिए, यहाँ पर वही सब बातें की गई हैं। और देखिए, हमारा यहाँ पर नोट्स बनवाने का तरीका पुराना वाला ही रहेगा। मैं पॉइंट्स डालूंगा और आपको लाइन बता दूंगा कि आपको क्या नोट करना है। यहाँ पर सब कुछ जो हाईलाइटेड है वो नोट्स नहीं करना है, मैं अंडरलाइन कर दूंगा, वही आपको केवल नोट्स करना है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आज से करीब 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। हालांकि वो मानव नहीं थे, लेकिन हाँ, मानव के पूर्वज थे, मानव से मिलते जुलते थे। आज आप जिस रूप में मानव को देखते हैं यानी आधुनिक मानव, इसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। तो आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस का उद्भव आज से लगभग 1,60,000 साल पहले हुआ है। यानी आपका ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा कि आज से लगभग कितने वर्ष पहले, 1,60,000 साल पहले कौन सा आपका आधुनिक मानव जो हम और आप हैं, तो आधुनिक मानव का उद्भव जो है आज से लगभग 1,60,000 साल पहले हुआ है। और मानव के जो पूर्वज हैं जिनमें मानव जैसे कुछ भौतिक लक्षण दिखाई देते थे, कुछ विशेषताएं थी, तो उन पूर्वजों का उद्भव जो है 56 लाख वर्ष पहले उद्भव हुआ है। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान आप ये देखेंगे कि जो मानव है, तो मानव की शुरुआत की प्रकृति कैसी थी, बिल्कुल जानवरों की तरह थी। उसको केवल एक ही काम पता था, वो काम ये था कि कैसे भी करके अपना पेट भरना है। तो धीरे धीरे करके उसमें क्या है, बुद्धि आती गई, बुद्धि का विकास हुआ है। तो शुरुआत में जो मानव था वो आदिम प्रकृति का था। यानी जैसे जानवरों की प्रकृति होती है आदिम, उन्हें केवल खाना खाने से मतलब है, उनके कोई भी मानवीय संबंध नहीं होते, किसी प्रकार का उनमें भाषाई विकास या फिर अन्य प्रकार के विकास देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका जो आदिम मानव था, आपका जो आदि मानव था, आपके जो पूर्वज थे, उनमें भी यही प्रवृत्ति पाई जाती थी, बिल्कुल जानवरों के समान प्रवृत्ति पाई जाती थी। उन्हें केवल इतना ही पता था कि हमें अपना पेट भरना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो आप यहाँ पर आज जो मानव देख रहे हैं, तो वो मानव और आपका जो आदि मानव है उसमें जमीन आसमान का अंतर था। देखिए, यहाँ पर शुरुआत का जो मानव था तो उसका काम क्या था, उसका काम ये था, वो केवल और केवल शिकारी और संग्राहक था। शिकारी का मतलब क्या है, हंटिंग करता था, और जो आसपास जो भी कंदमूल, फल या फिर उनके फूल वगैरह जो भी बिखेर दिए जाते हैं, जिनको उसने चक चक कर ये महसूस कर लिया था कि ये खाने योग्य हैं या नहीं है, तो उनको इकट्ठा करने लगता था। तो आज से लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव शिकारी संग्राहक समाज की तरह जीवन व्यतीत करता था। हालांकि आज भी आप देखेंगे, आज भी हमारी भारतीय सभ्यता में या फिर अन्य जगहों पर भी ऐसे कुछ समाज हैं, ऐसी कुछ जनजातियां हैं जो आज भी शिकारी संग्राहक प्रवृत्ति की हैं। ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास के बारे में आपने ये बात तो पढ़ी है कि इतिहास कैसे बनता है। इतिहास के कई तरीके हैं।
पहला तरीका तो है आपका पुरातात्विक खोजें। पुरातात्विक का मतलब क्या है, जो भी आपके जीवाश्म वगैरह मिल रहे हैं या फिर उनसे संबंधित जो भी सामग्री मिल रही है वो पुरातात्विक खोज है। दूसरी बात आ जाती है साहित्यिक। तो ऑब्वियसली बात है, इस काल का साहित्य तो है ही नहीं, इस काल के बारे में कोई लिखित प्रमाण तो है नहीं। जो कुछ है हमारी पुरातात्विक खोजें हैं, उन्हीं के आधार पर हमें जानकारी मिली है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि आदि मानव के इतिहास की जानकारी जो है, यानी हमें आदि मानव का जो इतिहास है इसकी जानकारी जो है ये मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ये आप तीसरा पॉइंट डाल लीजिए कि आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। और हर चीज का एक अपना इतिहास होता है, यानी कि जो भी चीजें मिलती हैं तो उनका भी एक अपना इतिहास है। तो आप फिलहाल तीसरा पॉइंट यही डाल लीजिए। अब देखिए जीवाश्म क्या होता है। तो जीवाश्म का जो मतलब है उसको आप नोट करके लिख लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। जीवाश्म का मतलब क्या है? जीवाश्म का मतलब है कि मानव या फिर जो भी जानवर है या फिर कोई पुराने पौधे हैं उनके अवशेष या छाप हैं जो कि ठोस रूप में, पत्थर के रूप में बदल जाते हैं और लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं, तो उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म के बारे में ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आगे बढ़ने पर हम ये पाते हैं तो मानव का जो विकास है वो क्रमिक रूप में हुआ है। क्रमिक का मतलब क्या है? क्रम है। यानी आप जो आज 2 पैरों पर चलता हुआ मानव पाते हैं, शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में मानव की जो बिल्कुल प्रवृत्ति थी बिल्कुल बानरों के जैसी थी। यानी हम लोग भी अपने 4 पैरों पर चलते थे। 2 पैरों पर जो चलना स्टार्ट हुआ है वो समय की शुरुआत में नहीं हुआ है, बल्कि समय के बहुत बाद में हुआ है। यानी लाखों सालों की प्रक्रिया लगी है, उसके बाद हम 2 पैरों पर सीधे चल पाए हैं। तो मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है और इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। तो ये आपका चौथा पॉइंट है, यानी मानव का विकास किस रूप में हुआ है? क्रमिक रूप में हुआ है। और इस बात का प्रमाण हमें कहां से मिलता है? उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। अब देखिए प्रजाति या स्पीसीज क्या होता है ये भी जान लीजिए। प्रजाति के बारे में वैसे तो आप बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर काम चलाओ, यानी हम जितना हमारी जानकारी लिए चाहिए उतना यहाँ पे पर्याप्त है। प्रजाति का जो मतलब होता है, प्रजाति या स्पीसीज का जो मतलब होता है वो होता है ऐसे समूह से होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, तो इसे प्रजाति कहते हैं। हाँ, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है, हर प्रजाति की अपनी कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, कुछ विशेषताएं, आनुवांशिक विशेषताएं होती हैं और एक प्रजाति जो है वो दूसरी प्रजाति से संभोग नहीं कर सकती, दूसरी प्रजाति से बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। नेचुरली तो ये बात सही है, हालांकि विज्ञान के युग में कुछ भी संभव है, वो बात अलग है। यानी विज्ञान के युग में आप देख सकते हैं कि किसी का क्लोन बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन नेचुरली की अगर बात करें तो नेचुरली ऐसा नहीं है कि मानव किसी मादा वानर के साथ संभोग करके उससे बच्चा पैदा कर ले, ऐसा संभव नहीं है। नेचुरली ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये बात प्रजाति के बारे में आपने यहाँ पर जान ली और लिख भी ली होगी। लगभग 200 साल पहले जब ये प्राचीन जीवों के जीवाश्म खोजे जा रहे थे, तब ऐसे अनेक विद्वान थे जो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले हुए जीवाश्म और पत्थर के औजार या चित्रकारियां जो हैं वास्तव में इन चीज़ों का संबंध मनुष्य के आदिकालीन रूपों से है, ये मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। ऐसी हिचकिचाहट क्यों थी? ऐसी हिचकिचाहट का रीजन था बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में जो अभिव्यक्त विश्वास थे, क्या अभिव्यक्त धारणा थी। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? बाइबल के जो पुराने विचार हैं, तो पुराने विचारों में जो धारणा बनी हुई थी, ये बनी हुई थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया है। और ये धारणा केवल बाइबल में नहीं है, बल्कि आपके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब में अपने अपने धर्मों में बताया गया है कि जैसे हिंदुओं में बताया गया है कि सृष्टिकर्ता आपके ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने ही सृष्टि का सृजन किया है, सभी प्राणियों को बनाया है। ऐसी बातें आपके हिंदू धर्म में भी हैं, इस्लाम में भी हैं, हर धर्म में हैं। तो अगर आप किसी भी धार्मिक व्यक्ति से कहेंगे कि मानव का क्रमिक विकास हुआ है, तो वो सहज रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो वैज्ञानिक प्रमाण मांगेगा। तो उस समय दिक्कत ये थी कि उतना ज़्यादा विज्ञान भी डेवलप नहीं हुआ था कि वैज्ञानिक इसको प्रूव कर पाए कि भाई ये आज से लाखों साल पुराने जीवाश्म है या फिर 1000 साल पुराने जीवाश्म है। तो बड़ा दिक्कत आई। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान डेवलप होता गया, विज्ञान में नई नई तकनीकों का विकास हुआ। एक तकनीक आई विज्ञान में, कार्बन डेटिंग पद्धति। जैसे ही कार्बन डेटिंग पद्धति का विकास हुआ, तो कार्बन डेटिंग पद्धति के जरिए हम किसी भी जीवाश्म की आयु ज्ञात कर सकते थे कि ये जीवाश्म कितना पुराना है। तो यहाँ पर वही बताया गया है
कि जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे पाए जाते हैं, और इसके जरिए वैज्ञानिक जो हैं वो प्रूव कर पाए कि वास्तव में ये जीवाश्म आज 1000-2000 साल पुराने नहीं है बल्कि करोड़ों साल पुराने हैं। तो ऐसे करके वैज्ञानिक अपनी बातों को और ज़्यादा मजबूती से समाज के वर्ग के सामने रख पाए और लोग इन्हें एक्सेप्ट कर पाए। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो निभाया है वो विज्ञान ने निभाया है, और विज्ञान में जो तकनीक है जिसके जरिए हम आपके पुरानी चीज़ों का कालक्रम ज्ञात करते हैं वो है कार्बन डेटिंग पद्धति। शायद आप इसके बारे में पहले से जानते होंगे। ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है, केवल जाननी है केवल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है। यहाँ पर एक खोपड़ी मिली थी, यानी ये खोपड़ी मिली थी जर्मनी के डसलडोर्फ नगर में। एक घाटी है निएंडर घाटी, तो यहाँ पर चूने के पत्थरों की खदान है। यहाँ पर एक खोपड़ी मिली थी, तो खोपड़ी जो थी वो वास्तव में एक प्राचीन मानव की ही थी जिसको निएंडरथल बोला गया है। तो देखिए आप लोग क्या करें, आप लोग नोट डाल के ये लिख दें, नोट डाल के आप लोग ये लिख दें कि जर्मनी के डसलडोर्फ नगर के पास निएंडर घाटी है। इससे आप समझ जाएंगे कि निएंडरथल जो मानव है वो जर्मनी के डसलडोर्फ नगर के पास निएंडर घाटी से मिला है, ये आप समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि जो खोपड़ी मिली थी, तो खोपड़ी को कैसे बाद में यूनिवर्सिटी भेजा गया है, वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है और फिर इस पर शोध पत्र भी प्रकाशित हुआ है, और वहाँ पर यह दावा किया गया है कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव की है जो अस्तित्व में नहीं है। तो ये सब बातें हुई हैं, और जो मैंने कहानी बताई है वो कहानी यही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, और जो चीज़ें हमें नोट करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ों को हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो देखिए मनुष्य के जो क्रमिक विकास में के अध्ययन में एक युगांतरकारी घटना तब घटित हुई जब 24 नवंबर 1859 को मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। तो देखिए अगला पॉइंट आपका आएगा पांचवा पॉइंट में आप ये लिखेंगे 24 नवंबर 1859 को मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। ये लाइन आप लिखेंगे, जो मैंने यहाँ पर लाइन बोली है सेम टू सेम आपको वही लिखनी है। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे साबित किया कि मानव का जो विकास, मानव का जो आप रूप देख रहे हैं वो 1 या 2 सालों की देन नहीं है, या किसी भगवान की देन नहीं है, बल्कि उसका क्रमिक विकास हुआ है। तो यहाँ पर डार्विन की वही दलील दी। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। ये आप 5वें का सब पॉइंट करके लिख लीजिए, यानी आपका 5वां पॉइंट हो गया। 5वें का सब पॉइंट आपका हो जाएगा कि डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। अब देखिए यहाँ पर भी क्रियाकलाप में एक बात लिखी हुई है, आपकी किताब में लिखी हुई है कि अधिकांश धर्मों में जो मानव प्राणियों की रचना के बारे में कहानियां बताई गई हैं वो अक्सर वैज्ञानिक खोजों से मेल नहीं खाती हैं, क्योंकि हर धर्म में क्या है, अपने अपने जो भी देवता हैं या जो भी सृजन करता है तो उन्हें ही उसका जिम्मेदार बताया गया है कि उन्हीं ने सृष्टि में जो भी प्रजातियां आप देख रहे हैं उनका निर्माण किया है, जबकि वैज्ञानिक खोजें, वैज्ञानिक तथ्य जो हैं इन सब का खंडन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी हेडिंग यहाँ पे पड़ेगी अगली वाली, मानव के क्रमिक विकास की कहानी, और उसमें भी आ जाएगा आधुनिक मानव के पूर्वज, यानी का वाला पॉइंट आ जाएगा कि मानव के क्रमिक विकास की कहानी, इसमें आ जाएगा आधुनिक मानव के पूर्वज, यहां पर आप देखेंगे। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। अब देखिए आपके सामने यहां पर खोपड़ियां दी हुई हैं, 4 खोपड़ियां दी हुई हैं। का खोपड़ी है, खा खोपड़ी है, गा है और नीचे घा वाली खोपड़ी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर करके दिखा देता हूं। तो का वाली जो खोपड़ी आप देख रहे हैं ये वास्तव में एक वानर की खोपड़ी है। खा वाली खोपड़ी जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति की है। गा वाली खोपड़ी जो है होमो इरेक्टस यानी सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की खोपड़ी है। और घा खोपड़ी आपके आधुनिक मानव यानी जिसको हम होमोसेपियंस कहते हैं, यानी चिंतनशील प्राज्ञ मानव है, उसकी है, यानी आज के जो वर्तमान मानव है उसकी प्रजाति की खोपड़ी है। तो 4 खोपड़ियां आप देख पा रहे हैं, और खोपड़ियों को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मानव का विकास हुआ है। एक वानर से मानव बनने तक की कहानी आप यहां पर इस खोपड़ियों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। अब हम अगले पैराग्राफ पर आते हैं। इस पैराग्राफ में बोला गया है कि मानव के विकास के क्रम को 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर आपने जो पहला पॉइंट लिखाया है और इस किताब के स्टार्टिंग में जो बात बोली गई है कि आज से 56 लाख साल पहले ऐसे प्राणियों का
प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। हालांकि वो मानव नहीं थे बल्कि मानव से मिलते जुलते थे। तो देखिए ध्यान देना, जो आज से 56 लाख साल पहले जो ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जो कि मानव जैसे दिखते थे, तो उनका भी तो विकास हुआ होगा भाई। वो भी एकदम से थोड़ी ना आ गए होंगे, उनका भी तो क्रमिक विकास हुआ होगा। और उनका जो क्रमिक विकास हुआ है वो 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पहले तक उनका विकास क्रम खोजा जा सकता है। तो यहां पर आप छठवां पॉइंट लिखेंगे, मानव के विकास के क्रम को 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। ये आपका छठवां पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए ये वही समय था जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। प्राइमेट का मतलब क्या है? प्राइमेट एक उपसमूह है जिसमें बानर, लंगूर और मानव शामिल हैं। स्तनपायी का मतलब क्या है? स्तनपायी का मतलब ये है कि इनकी जो माताएं होती हैं, उन माताओं में स्तन ग्रंथियां होती हैं जिनके जरिए वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। तो यहां पर आप छठवें का एक सब पॉइंट करके लिखेंगे। छठवें का आप पहला सब पॉइंट करके आप लिखेंगे कि लगभग 360 लाख साल पहले एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। देखिए जिस प्रकार की भाषा मैं बता रहा हूं उसी तरह से आपको लिखना है। जिस तरह से मैं पॉइंट सब पॉइंट करके लिखवाता हूं उसी तरह से आपको नोट डाउन करना है, ताकि आपके जो भी नोट्स बने और आप नोट्स बनाने के बाद जब भी पढ़ें तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। तो आपने यहाँ पर छठवें का सब पॉइंट लिख लिया होगा। अब थोड़ा सा प्राइमेट के बारे में लिख लेते हैं कि प्राइमेट होता क्या है। तो छठवें का सेकंड सब पॉइंट करके आप लिखेंगे, प्राइमेट जो है स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है, और इस उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल हैं। तो आपने छठवें का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो आपने आज से 360 लाख साल पहले देख लिया। अब इसके बाद क्या हुआ है, अब देखिए लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनॉइड कहते हैं, और इस उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे। देखिए आज से 360 लाख साल पहले कौन आया? प्राइमेट आए। प्राइमेट कितने साल पहले? 360 लाख साल पहले आए। और प्राइमेट के बाद लगभग 240 लाख साल पहले कौन आया? होमिनॉइड आए। होमिनॉइड आए। अब आगे चल के होमिनॉइड को भी उपसमूह में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि आगे चल के होमिनॉइड से भी उपसमूह बने हैं। तो यहां पर आपका सातवां पॉइंट हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, ये आपका सातवां पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए होमिनॉइड के बारे में कुछ चीजें हैं वो आप नोट कर लीजिए सब पॉइंट के रूप में। थोड़ा सा नीचे चलेंगे हम लोग, होमिनॉइड में कौन कौन आता है और होमिनॉइड की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम यहां से नोट कर लेंगे। तो होमिनॉइड के बारे में यहाँ बताया गया है, तो सातवें का सब पॉइंट करके आप लिख लीजिए कि होमिनॉइड बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं, और उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती है। ये बात आप लिख लीजिए। ये आपकी होमिनॉइड के बारे में विशेषताएं होंगी। होमिनॉइड कैसे होते हैं? बंदरों से कई तरह से बड़े होते हैं, इनका शरीर बंदरों से काफी बड़ा होता है, और उनकी सबसे बड़ी बात यह है पूंछ नहीं होती है। तो आपने होमिनॉइड की विशेषता लिख ली होगी। तो ये आपका सातवें का सब पॉइंट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि होमिनॉइड को भी आगे चलकर होमिनॉइड भी वर्गीकृत हो गए हैं, होमिनॉइड के भी उपसमूह बन गए हैं। तो आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनॉइड वर्ग यानी कि जो होमिनिड वर्ग है ये होमिनॉइड उपसमूह से विकसित हुआ। तो यहां पर आप सातवें का सेकंड सब पॉइंट करके लिखेंगे कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड वर्ग यानी कि होमिनॉइड से कौन सा बना वर्ग? होमिनिड बना। जो आपके पहले पॉइंट में बताया गया है कि आज से 56 लाख साल पहले ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं, वो वास्तव में होमिनिड था जो कि होमिनॉइड से विकसित हुआ था। तो आपका यहां पर सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा ये कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड वर्ग होमिनॉइड उपसमूह से विकसित हुए। तो ये बात आपने सातवें के सेकंड सब पॉइंट के रूप में लिख ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अब देखिए यहां पर होमिनिड और होमिनॉइड की जो अंतर है वो अंतर बताए गए हैं कि इनमें क्या समानताएं हैं, क्या अंतर हैं। तो आप यहां पर क्या करेंगे, एक तरफ अपने पेज पर होमिनॉइड डाल देंगे, इस तरह से होमिनॉइड डाल देंगे, और दूसरी तरफ यहां पर आप क्या करेंगे, होमिनिड डाल देंगे, होमिनिड। ठीक है। तो पहली विशेषता क्या है, जो आपके होमिनॉइड हैं, तो होमिनॉइडों का मस्तिष्क जो है ये छोटा होता है। तो यहां पर आप पहले पॉइंट में ऐसे लिख लीजिए, मैं नीचे आ जाता हूं जिससे कि आपको लिख पाएंगे। तो देखिए यहां पर जो आपने होमिनॉइड डाला है उसमें पहला पॉइंट आप डालेंगे मस्तिष्क इनका छोटा है, यानी मस्तिष्क जो है होमिनॉइडों का छोटा है, वहीं होमिनिड का मस्तिष्क जो है क्या है, बड़ा है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता इनकी क्या है, दूसरी विशेषता इनकी ये है कि जो आपके होमिनॉइड हैं, ये वाले होमिनॉइड हैं, ये 4 पैरों के बल चलते थे, यानी सेकंड विशेषता आपकी ये हो जाएगी। ये
4 पैरों वाले थे, 4 पैरों वाले, और ये क्या है, ये 2 पैरों वाले हैं, यानी ये 2 पैरों पर चलने वाले प्राणी थे। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि होमिनॉइड जो थे इनका मस्तिष्क छोटा था और उसके अलावा 4 पैरों पर चलते थे। वहीं जो होमिनिड थे, होमिनिड का मस्तिष्क बड़ा है और ये 2 पैरों वाले थे। तो आपने ये लिख लिया होगा। अब देखिए ये अंतर क्या आया, इससे फायदा क्या हुआ। इससे फायदा ये हुआ, जो होमिनिड थे अब जो 2 पैरों पर चलते थे ये सीधे खड़े होकर चलने लगे, और इसकी वजह से उनकी जो ऊर्जा थी उसमें बचत हुई। भाई जब 4 पैरों पर चलेगा इंसान तो ऑब्वियस सी बात है, 4 पैरों पर चलने वाला प्राणी, उसकी जो ऊर्जा की खपत है ज़्यादा होगी। जब 2 पर चलेगा तो ऊर्जा की खपत कम होगी, और जो उसके आगे के 2 हाथ बचे हुए हैं उनका उपयोग वो अन्य कार्यों में कर पाएगा। भाई पहले तो हाथ घिरे हुए थे, हाथ घिरे थे तो उनका इस्तेमाल केवल चलने फिरने के लिए होता था। अब जब 2 हाथ आगे बचे हैं तो उनका इस्तेमाल अन्य क्रियाकलापों में हो सकेगा, जैसे वो औजार बना सकता है, या फिर उनसे किसी अन्य प्रकार के, जैसे मान लीजिए पशुओं का आखेट करना है, या फिर चीज़ों को संग्रहित करना है, जो भी फल फूल कंदमूल वगैरह है उनको इकट्ठा करना है, तो उनकी मदद से वो उन्हें इकट्ठा कर पाएगा। तो इसका ये फायदा हुआ। तो आपने यहाँ पर साथ में के दोनों सब पॉइंट और इसके बाद होमिनॉइड और होमिनिड की जो विशेषता है ये आपने नोट कर ली होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। जैसे बताया गया है कि 2 प्रकार के साक्ष्य से हमें ये पता चलता है कि होमिनिडों का जो उद्भव है ये अफ्रीका में हुआ है, कि आज से 56 लाख साल पहले जो होमिनिड उपसमूह है, जो होमिनिड हैं, जो कि होमिनॉइडों से उपसमूह विकसित हुआ है, तो इनका उद्भव कहाँ हुआ है, अफ्रीका में हुआ है। इसके 2 साक्ष्य हैं। पहला साक्ष्य ये है कि अफ्रीकी वानरों यानी एप का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरा साक्ष्य यहाँ पर यह है कि सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो हैं वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं, जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं, और इनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। तो आप यहाँ पर आपने 7वें का ये 7वां पूरा पॉइंट लिख लिया है। उसके बाद अब आपका 8वां पॉइंट आएगा, ठीक है। तो 8वें पॉइंट में आप यहाँ पर लिखेंगे कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। इसका ऐसे करके लिख लीजिए। इसका पहला सब पॉइंट साक्ष्य 1 में आप यहाँ पर लिखेंगे। साक्ष्य 1 क्या है कि अफ्रीकी वानरों का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। साक्ष्य 2 में आप लिखेंगे सेकंड सब पॉइंट करके, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं ये पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं, और इनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। तो ऐसे करके 8 में के दोनों सब पॉइंट आप नोट कर लेंगे। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज और बताई गई है कि जो आदिमानव है, आदिमानव का सबसे प्राचीन जो प्राणी है जिसको होमिनिड बोला गया है, क्योंकि 56 लाख वर्ष पहले हुआ, वो अफ्रीका में हुआ है। जबकि जो अफ्रीका के बाहर जो आपके अन्य जो महाद्वीप हैं वहां पर जो भी जीवाश्म पाए गए हैं उनकी एज 18 लाख साल से अधिक पुरानी नहीं है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपके, जो भी आपके आदिमानव के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पाए गए हैं, कहीं अन्यत्र कॉन्टिनेंट से नहीं पाए गए हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखिए होमिनिड के बारे में जो विशेषताएं आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी 8वें पॉइंट में, वो आपने लिख ली हैं। वही यहाँ पर रिपीट किया गया है कि होमिनिड नामक परिवार से सदस्य होते हैं, और इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। होमिनिड समूह की विशेषताएं बताई गई हैं कि मस्तिष्क इनका बड़ा आकार का है, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता है, 2 पैरों के बल चलना है, हाथ की विशेष क्षमता है जिससे वो औजार बना सकते हैं। ये सब बातें आप लिख सकते हैं। यानी ऑलरेडी आप पहले जो मैंने अंतर लिखवाया है वहां पर ऑलरेडी आप चीजें लिख चुके हैं। उसके अलावा भी आप कुछ चीजें मेंशन करना चाहें यहाँ से तो कर सकते हैं। जैसे आप ये तो वहां पर नोट कर चुके हैं कि ये सीधे खड़े होकर चलते हैं, 2 पैरों का इस्तेमाल करते हैं। अब 2 पैर जब इस्तेमाल करते हैं तो 2 आगे के हाथ बचे तो उनका इस्तेमाल औजार बनाने के करेंगे या फिर किसी अन्य कार्य के लिए करेंगे। ये आप कॉमन सेंस रूप से सोच भी सकते हैं, तो ये लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब देखिए आगे चलकर जो होमिनिड समूह था इसके भी कई उपसमूह बने, इसकी भी कई शाखाएं डिवाइड हो गई। तो यहां पर भी बोला गया है कि होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, और इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। यानी जीनस का मतलब हिंदी में क्या होता है, वंश शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप अब अगला पॉइंट लिखेंगे, ये पॉइंट नंबर होगा आपका 9वां। यहां पर आप लिखेंगे कि होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, और इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप एक नोट लगा दीजिए। नोट करके आप यहां पर ये डाल दीजिए कि हिंदी में जीनस शब्द के लिए वंश शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे आपको आसानी होगी कि जीनस का मतलब क्या है। जीनस का अर्थ होता है वंश, या फिर आप यहां पर लिख दीजिए जीनस मतलब वंश, ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप।
तो आपने 9वां पॉइंट लिख लिया। अब 9वें का पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे। देखिए, जो होमिनिड हैं इनमें 2 वर्ग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन शाखाओं में। एक तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं और दूसरे हैं होमो। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर आप 9वें का पहला सब पॉइंट लिख लीजिए कि इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो की भी अपनी एक कई सारी प्रजातियां हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच में अंतर बताया गया है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो में अंतर क्या है। तो यहां पर आप सेकंड सब पॉइंट करके लिख लीजिए, 9वें का सेकंड सब पॉइंट, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। देखिए, ये पॉइंट वहीं नहीं लिखना है, ये आप मिस कर दीजिए। इसके बाद अगला लिख लीजिए, ये मैं गलती से यहाँ पर अंडरलाइन कर गया हूँ। आप ये वाला पॉइंट लिख लीजिए कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो आपका केवल यहाँ पर दूसरा सब पॉइंट बनेगा और वो पॉइंट होगा ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। देखिए, एक बात और ध्यान रखनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप नोट्स बनाएं तो कम से कम जो भी आप लाइन लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें थोड़ा गैप कर दीजिए। जैसे कभी कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो बाद में मेंशन करने के वो काम आ जाती हैं। वो लाइन जो गैप होता है वहाँ पर उन चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा गैप लेकर चला कीजिए। तो आपने 9वें का पहला पॉइंट और 9वें का दूसरा सब पॉइंट जो है ये यहाँ पर लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में बताया गया है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम लातिनी भाषा के शब्द आस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी बानर से मिलकर बना है। और यह नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि मानव के आदि रूप में उसकी ऐप वानर अवस्था के अधिक लक्षण बरकरार रहे हैं, तो इसी वजह से उसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस का नाम दिया गया है। तो आप यहां पर 10वां पॉइंट करके लिख लीजिए, 10वां पॉइंट ऐसे करके कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम लातिनी भाषा के शब्द आस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। इसका अर्थ है, यानी यहाँ पर ऐसे लिख देना आगे बढ़ा के सब पॉइंट करके, यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। ठीक है। क्यों बरकरार रहे वो यहां पर बताया भी गया है एग्जाम्पल देकर, क्योंकि होमो की तुलना में इनका मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटा था, पिछले दांत बड़े थे और हाथों की दक्षता इनकी सीमित थी। तो ये बात यहां पर बताई गई है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो विशेषता है वो बताई गई है, वो चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसी में एक छोटी सी हेडिंग डाल लेना और उसमें आप लिख लेना ऑस्ट्रेलोपिथिकस की विशेषता। तो उसमें आप ABC करके पॉइंट लिख सकते हैं कि होमो की तुलना में इनका मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटा था। B सब पॉइंट पिछले दांत बड़े होना, इसके अलावा इनकी हाथों की दक्षता सीमित होना, इसके अलावा उनमें सीधे खड़े होकर चलने वाली जो गतिविधि, सीधे खड़े होकर चलने की जो शक्ति है, तो ये बताया गया कि क्षमता ये अधिक नहीं थी। ये आप C पॉइंट सब पॉइंट करके लिख लीजिए। अब यहां पे बोला गया है कि उनमें जो 2 पैरों पर खड़े होने की क्षमता जो थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस में क्यों नहीं थी, वो भी बताया गया है क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सारा समय जो था वो पेड़ों पर गुजारते थे और पेड़ों पर रहने के लिए उन्हें चारों हाथों की जरूरत पड़ती थी। यानी ग्रिपिंग करने के लिए, पकड़ बनाने के लिए उन्हें पैरों के साथ साथ आगे के हाथों की भी जरूरत थी। इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस के चारों हाथ पैरों के रूप में घिरे हुए थे। तो आपने यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो विशेषताएं हैं जो कि आपने ABC पॉइंट करके रूप में लिखी हैं, वो आई होप आपने लिख ली होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर अब अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है और इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतर के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो यहां पर आपका 11वां पॉइंट आएगा। 11वें पॉइंट में आप लिखेंगे कि आदिकालीन मानवों की प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर एग्जाम्पल आप मेंशन कर दीजिए। प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये आपका उदाहरण हो गया। तो ये आपका 11वां पॉइंट यहां पर हो गया। अब देखिए, यहां पर एक
डायग्राम के जरिए समझाने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य में जैसे जैसे उसका विकास हुआ है तो उसने फिर क्या क्या काम किया है। जैसे यहाँ पर मस्तिष्क के आकार उसकी क्षमता में वृद्धि हुई है तो उसने क्या किया है, औजार बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा जब उसमें उसके मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि हुई है, इसका मतलब क्या, बुद्धि का विकास भी हुआ है। तो वो आंखों से निगरानी कर पाया है, भोजन और शिकार की तलाश में वो लंबी दूरी तय भी कर पाया है, ये भी हुआ है। इसके अलावा जब लंबी दूरी उसने तय की है, उसका फायदा ये हुआ कि भाई 4 पैरों से अगर चलता तो थक जाता, क्योंकि 4 पैरों पर चलने पर एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, तो 2 पैरों पर चलने लगा। तो ऐसे करके वो सीधे खड़े होकर चलने लगा है। अब सीधे खड़े होकर चलने से क्या हुआ कि औजारों के इस्तेमाल के लिए और बच्चों व चीज़ों को ले जाने के लिए उसके हाथ मुक्त हो गए हैं, तो कुछ और क्रियाशील हो पाया है, कुछ और चीज़ों को भी कर पाया है। तो ये इस डायग्राम के जरिए समझाने का प्रयास किया गया है कि मस्तिष्क के आकार में वृद्धि या फिर उसकी क्षमता में वृद्धि होने से क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किस तरह से मानव डेवलप होता चला गया, वो यहां पर बताया गया है। अब देखिए वही सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, यहां पे वही बोला गया जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीजों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, और ज्यों ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों त्यों 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की उसकी कुशलता भी बढ़ती गई। भाई अब केवल 2 पैरों की आवश्यकता है, तो अब चारों हाथ, चारों जो उसके पैर थे वो घिरे हुए नहीं है, वो खाली हो गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलने की वजह से उसकी शारीरिक ऊर्जा की जो खपत है ये भी कम होने लगी। देखिए मैं नहीं समझता हूं कि ये पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ये एक जनरल बात है, इन्हें तो आप कॉमन सेंस के तौर पर अगर आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये छोटी छोटी बारीक बातें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। यहाँ पे बोला गया है कि लेतोली तंजानिया में मिले होमिनिड के पदचिन्हों के जीवाश्मों और हादार इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों में यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने लगे थे। ये आपका पॉइंट बन जाएगा, 12वां पॉइंट। ये आपका 12वां पॉइंट होगा कि लेतोली जो कि तंजानिया में पड़ता है, तो यहां से मिले होमिनिड के पदचिन्हों के अवशेषों, ठीक है, और हादार जो कि इथियोपिया में पड़ता है से प्राप्त हड्डियों के अवशेषों से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने लगे थे। ये आपने 12वां पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब आगे क्या परिवर्तन आया है, बोला गया है कि लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से, यानी कि आज से 25 लाख वर्ष पहले क्या है, हिमयुग प्रारंभ हो गया है। पृथ्वी पर बर्फ जमना स्टार्ट हो गई है, और जब पृथ्वी पर बर्फ जमना स्टार्ट हो गई है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ की जलवायु में, यहाँ की वनस्पति में परिवर्तन आए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तापमान और वर्षा में कमी हो गई है, इस वजह से जंगल कम हो गए हैं और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया है। तो मजबूरी उसकी ये है कि अब पहले जो पेड़ों पर बानर रहता था, अब उसको घास के मैदानों पर रहना पड़ रहा है। जब घास के मैदानों पर रहेगा तो ऑब्वियसली बात है उसको अपने चारों जो हाथ हैं वो इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रही, केवल वो 2 पैरों पर ही चल सकता है। तो परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे वो ऐसे करके विलुप्त हो गए हैं, और उनके स्थान पर फिर दूसरी प्रजातियों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये बात यहां पर बोली गई है। तो आपका 13वां पॉइंट बनेगा कि लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए लगभग 25 लाख वर्ष पहले हिमयुग के प्रारंभ में जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग पर बर्फ से ढक गए तो क्या हुआ, तो जलवायु और वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। सब पॉइंट परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गईं जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। ये आपका 13वें का सब पॉइंट हो गया। और इसी में सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा कि इनमें जीनस जो है वो होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें जो जीनस हैं तो वो होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि वो भी शामिल थे। तो आपका ये 13 का पहला सब पॉइंट और दूसरा सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होमो पर आते हैं। होमो क्या है? देखिए होमो जो है लातिनी भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है आदमी, और इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल होते हैं। तो आपका 14वां पॉइंट बनेगा कि होमो जो है वो लातिनी भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब है आदमी, और इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल होते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग भी नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप पहला सब पॉइंट करके लिख लीजिए, यानी इनकी जो प्रजातियां हैं, प्रजातियों की जो नाम है अलग अलग, तो वो नाम लिख लीजिए। जैसे पहला नाम आप लिखेंगे इसका ए करके होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के आगे लिख देना औजार बनाने वाले। होमो इरेक्टस, ये बी वाला सब पॉइंट बन जाएगा, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले हैं। अगला आपका सी वाला होमो सैपियंस, जो कि आधुनिक मानव है, प्राज्ञ और चिंतनशील मनुष्य है।
तो आप यहाँ पर लिख लेना कि होमो की प्रजातियों का वर्गीकरण करके लिख लेना। तो उसमें ए वाले में आपका आ जाएगा होमो हैबिलस यानी औजार बनाने वाले, बी वाले में आ जाएगा होमो इरेक्टस यानी सीधे खड़े होकर पैरों पर चलने वाले, होमो सेपियंस में प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य यानी जो हम लोग हैं वो होमो सेपियंस में आते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि होमो हैबिलस के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो बताया गया है। तो आप यहाँ पर 15वां पॉइंट करके लिख लीजिए कि होमो हैबिलस के जीवाश्म इथियोपिया में ओबो और तंजानिया में ओल्ड वई गार्ज से प्राप्त किए गए हैं। ये आपका 15वां पॉइंट है। या फिर आप एक काम ये कर लीजिए, आप 15वां पॉइंट मत डालिए, बल्कि ये जो लाइन है ये लाइन आप ए वाले में नोट कर लीजिए। जैसे आपने लिखा होगा होमो हैबिलस औजार बनाने वाले, डैश लगा के औजार बनाने वाले, इसी के आगे लिख देना डैश करके कि होमो हैबिलस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्ड वई गार्ज से प्राप्त किए गए हैं। ठीक इसी तरह से होमो इरेक्टस में जैसे आपने लिखा होगा होमो इरेक्टस डैश सीधे खड़े होकर पैरों पर केवल चलने वाले, इसी में डैश लगा के लिख देना कि होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं। जैसे बताया गया है कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना केन्या, इसके अलावा मोड़ जोकर्तो और सांगीरन जावा यहाँ ये पाए गए हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं। ये बात हम पहले ही जान चुके हैं कि सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो अफ्रीका में मिले हैं, जबकि एशिया वगैरह में या यूरोप वगैरह में जो साक्ष्य मिले हैं वो 18 लाख साल पुराने से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। अब देखिए होमिनिडों के बारे में और बताया गया है, ये भी बोला गया, इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से लेकर 15 लाख साल पहले गए। तो आप चाहें इस लाइन को यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अर्थात ना लिखना चाहें तो ना लिखें। तो इसके लिए आप यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये लिख लीजिए, जो ऊपर आई थी यहाँ पर 18 लाख साल पहले वाली, वो लाइन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये कहाँ गई, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ वो लाइन, कोई नहीं, आप वहीं पर लिख लीजिए। यहां पर आप नोट करके लिख लीजिए यहां पर कि एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में यानी एशिया में पाए गए जीवाश्म, इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं, अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं। ये बात इतनी आप लिख लेना नोट में। ठीक है, कि एशिया में पाए गए जीवाश्म ब्रैकेट में 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके आगे अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल मतलब होता है बाद के समय के हैं, यानी अफ्रीका वाले 56 लाख साल पुराने हैं, वहीं एशिया में पाए गए जीवाश्म जो हैं वो 18 लाख साल पुराने हैं। और इसी नोट में एक सब नोट करके लिख लेना कि ये जो प्रजातियां हैं, नोट 2 करके लिख लेना आप, इसमें मत लिखना, नोट 2 करके आप लिख लेना, नोट 2 करके कि ये जो प्रजातियां हैं होमो वाली, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाली, तो ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही हैं। खास करके होमो वाली प्रजातियां, ऑस्ट्रेलो वाली प्रजातियां जो थी वो 25 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही हैं। ऑस्ट्रेलो वाली जो प्रजातियां हैं ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में आपको बताया गया है कि जैसे हिमयुग की स्टार्टिंग हुई है वैसे वैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की प्रजाति विलुप्त होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो किस पर, पेड़ों पर रहने का आदी था। लेकिन अब जरूरत थी कि चूंकि जो घास के मैदान थे वो बढ़ते गए हैं, तो जरूरत थी ऐसे जानवरों की जो घास के मैदानों में, सूखे इलाकों में रह सकें। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की इसकी आदत नहीं थी, तो इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस की प्रजाति जो है वो आज से 25 लाख वर्ष पहले विलुप्त होना स्टार्ट हो गई है। वहीं जो होमो वाली प्रजाति है, तो होमो वाली प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही हैं, यानी इनका विलोपन लगभग 10 लाख वर्ष पहले हो गया है। तो ये आप नोट करके आप लिख लीजिए, नोट 2 करके, कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाली प्रजाति जो है वो हिमयुग के टाइम में यानी लगभग 25 लाख वर्ष पहले विलुप्त होना स्टार्ट हो गया है। वहीं आपकी होमो वाली जो प्रजाति जो है ये लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही हैं। ये नोट 2 में आप लिख देना, एक ही लाइन में आपका दोनों बातें आ जाएंगी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की भी आ जाएगी और होमो की भी आ जाएगी। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब तक जीवित रहा है और होमो कब तक जीवित रहा है। ये बात आपने नोट्स में लिख ली होगी। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो स्थान बताए गए हैं कि जहां जहां पर इनके जीवाश्म पाए गए हैं वो स्थानों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसे यहाँ पर केन्या के समीप आप देख रहे हैं लेतुली, यानी तंजानिया जो है, तंजानिया में आप देख रहे हैं बॉर्डर पर, केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पर यहाँ पर
लेतोली है, ओल्डबई गॉर्ज है, जहाँ से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म मिले हैं। इसके अलावा आप ये वाली कूबीफोरा है, लोथागम है, ओमोकिबिस है, हादर है, ये सब कौन से स्थान है जहाँ से होमो के जीवाश्म मिले हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए कुछ चीजें और बताई गई हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर भी किया गया है जहां विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे। यानी कुछ दृष्टांतों में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो जीवाश्म जहां जिन प्रदेशों से मिले हैं, जिन स्थानों से मिले हैं, उन्हीं स्थानों के आधार पर उनका नामकरण कर दिया गया। ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ऊपर मैंने शायद 15वां पॉइंट डलवाया है, जहां तक मुझे याद है कि हमने यहाँ पर 14वां पॉइंट ही था और 14वें पॉइंट को ही हमने लिखा है। उसके बाद हमने 2 नोट लिखे हैं, तो अब आपका जो है 15वां पॉइंट आएगा। देखिए मेरे अंदर ये पुरानी आदत अब तक गई नहीं है, मैं पढ़ाते पढ़ाते पॉइंट नंबर भूल जाता हूं। तो यहां पर अब आपका जो पॉइंट पड़ेगा वो 15वां पॉइंट पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया, जबकि निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को निएंडरथलेंसिस श्रेणी में रखा गया। ये दोनों जगह जर्मनी में ही पड़ती हैं। ये 15वां पॉइंट है। अब इसी में सब पॉइंट करके लिखेंगे कि यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेंसिस जो कि जर्मनी में पड़ते हैं, और होमो निएंडरथलेंसिस ये भी जर्मनी में इनके हैं। ठीक है, और ये दोनों ही होमो सेपियंस यानी आद्य प्राग्ञ मानव की प्रजाति हैं। ये दोनों होमो सेपियंस यानी कि आद्य ब्रैकेट में प्राग्ञ मानव की प्रजाति हैं। अब देखिए आपने ये देख लिया कि होमो तो 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रहे हैं, उसके बाद ये भी विलुप्त होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके बाद इनका ही एक और उपसमूह क्रिएट हुआ है, हाइडलबर्ग मानव। ठीक है, तो हाइडलबर्ग मानव इसके बाद आए हैं। तो आपका 16वां पॉइंट आपका हो जाएगा हाइडलबर्ग मानव। इनका समय बताया गया है 8 लाख वर्ष से लेकर 1 लाख वर्ष पूर्व, तब ये दूर दूर तक फैले हुए थे। देखिए बड़ा आसान है, अगर आप हिस्ट्री को टू द पॉइंट लिखेंगे नोट्स के फॉर्म में, अगर आपको कोई अच्छा टीचर समझाने वाला है तो आप डेट को भूलेंगे नहीं, तारीखों को भूलेंगे नहीं, भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई रटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विलोपन हो गया है 25 लाख साल पहले। जैसे ही आपका जो हिमयुग स्टार्ट हुआ है वैसे वैसे उनका विलोपन होना स्टार्ट हो गया है। और होमो वाले जो थे, जैसे होमो हेबिलियस, इरेक्टस या होमो सेपियंस जो कि आदि रूप था मानव का, तो वो 10 लाख आज से लेकर 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रहे हैं। तो इसी में होमो सेपियंस में ही एक आगे का समूह विकसित हुआ है, जैसे हाइडलबर्ग मानव इसको कहा गया है। तो ये 16वां पॉइंट है कि हाइडलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष से लेकर 1 लाख वर्ष पूर्व तक दूर दूर फैले हुए थे। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। और इनके जीवाश्म जो हैं अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। अब देखिए मैंने आपसे वही बात यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लाइन अगर आपने इस तरह से गैप छोड़ा होगा तो यहां पर आप एक पॉइंट आ रहा है जो आप निएंडरथल में लिख पाएंगे, यानी 15वें पॉइंट में ही आप लिख पाएंगे। 15वें पॉइंट का आपने पहला सब पॉइंट लिखा है, पहला सब पॉइंट 15 का लिखा है। अब 15वें पॉइंट का दूसरा सब पॉइंट आप लिख लीजिए, 15वें पॉइंट का दूसरा सब पॉइंट करके आप लिख लीजिए। यहां पर लिख लेना निएंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से लेकर 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये पश्चिमी यूरोप से लगभग 35,000 वर्ष पहले गायब होना स्टार्ट हो गए हैं, विलुप्त होना स्टार्ट हो गए हैं। और ये विशेषताएं तो आप लिख चुके हैं ऑलरेडी कि सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता है। ये सब चीजें तो आप लिख चुके हैं, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे करके जो मानव के आदि रूप हैं उनसे आप अवगत हो गए हैं। तो आज के पार्ट 1 में हमने जो लिखा है, हमने जो नोट डाउन किया है, जो चीज़ों समझी हैं, वो आज के लेक्चर के लिए पर्याप्त है, सफिशियंट है। इससे आगे का जो पार्ट है, आधुनिक मानव वाला पार्ट है, वो हम लेक्चर 2 में यानी पार्ट 2 में, चैप्टर 1 का जो पार्ट 2 आएगा उसमें कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है, टेबल के फॉर्म में, कि कब कब क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ है। तो आप इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इस टेबल को। यहाँ बोला गया है विश्व में मानव प्रजातियों का निवास कहाँ कहाँ पर हुआ है, बताया गया है 50 से लेकर 10 लाख वर्ष पूर्व कहाँ पर, अफ्रीका में, सहारा के आसपास के प्रदेश में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, प्रारंभिक होमो इरेक्टस रहे हैं। 10 लाख से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र में होमो इरेक्टस,
आदि होमोसेपियंस, निएंडरथल, होमोसेपियंस, सेपियंस, आधुनिक मानव, ये सब रहे हैं। 45,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव आया है। 40,000 वर्ष से लेकर अब तक उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह, बाद वाले निएंडरथल, आधुनिक मानव, ये सब बताया गया है। देखिए, मैं आपसे एक बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी मैं नोट्स बन रहा हूं, देखिए नोट्स अब पढ़ना एक अच्छी बात है, लेकिन हाँ फिर भी अपने स्तर पर कोशिश ये किया कीजिए कि एक बार चैप्टर अपने स्तर पर आप पढ़ लिया कीजिए। उसके बाद अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आप ट्राई करिए, एक बार आप चैप्टर खुद से पढ़िए और उसके बाद ये नोट्स जो आपने बनाए हैं उस नोट्स को रिवाइज कीजिए, तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली तैयार हो जाएंगी, एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।